हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपका जो क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है क्लियर है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 8 है वो हम पढ़ेंगे आज। तो अगर आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिक्स क्लियर है तो आप इजीली इस चैप्टर को समझ पाओगे। जो क्लास 12 का जो कंटेंट है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो थ्योरेटिकली थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लगेगा वो, और जो इम्पोर्टेंट भी है आपको पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि वो थ्योरी जो है आपका वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, थ्योरेटिकली आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा बोर होगा, बट जो की कॉन्सेप्ट है वो सारे मैं आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, कुछ भी आपको जो है अगर डाउट होता है तो आप मुझे क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताओगे। कोई भी चीज़ रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो कमेंट में बता देना। और इसमें मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। अभी हम लोग जो है बेसिक चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे। जो बेसिक है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। ये सभी ने सुन रखा होगा और पढ़ा भी होगा ऑब्वियसली। अभी आप क्लास 12 में हो तो कहीं ना कहीं 11th पे भी पढ़ा है, समझ लिया है। तो अभी जिन लोगों को कन्फ्यूजन है उन लोगों को मैं कवर करवा देता हूँ यहाँ पे। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, यानी कि आपका जो है एनर्जी जो लॉस, एनर्जी टर्म जो है ना यहाँ पे इस केस में, तो वो कभी भी लॉस नहीं होगा, नो एनर्जी लॉस। ये बेसिक चीज़ है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे नो एनर्जी लॉस यानी आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा इस केस में। क्या लिखा है हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इफ़ वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पाथ, द फोर्स इज सेट टू बी कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पाथ जो ये टर्म है वो समझ लो, यानी कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है या तो विद इन या अगेंस्ट, फोर्स अप्लाई होने के बाद भी जो है आपका एनर्जी कंजर्व हो रहा है, तो आप उसको कैसे काउंट करोगे, आप उसको काउंट करोगे एज अ कंजर्वेटिव फोर्स अलॉन्ग विद इट्स एक्चुअल पाथ। ड्यूरिंग वर्क डन अ कंजर्वेटिव फोर्स द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो क्या होता है आपका जो है यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या होता है, वो कंजर्व हो जाता है। आपका मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या होगा, वो कंजर्व हो जाएगा। वर्क डन इज इनकम्प्लीटली रिकवरेबल। ये जो है इज कम्प्लीटली रिकवरेबल, यानी आपने जो भी किया वो कम्प्लीटली वो रिकवर हो जाएगा, यानी कहाँ पे भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। एग्जाम्पल हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। तो देखो, हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग V से डिनोट करते हैं, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट होता है, याद रखना ये क्या होता है। डिफरेंस कभी भी समझ लो। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वर्क डन कैसे होगा, ये अगेंस्ट में होगा, ठीक है। ये कैसे होगा, ये अगेंस्ट के केस में होगा, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इन अचीविंग अ सर्टेन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ गिवन सिस्टम। कंजर्वेटिव फोर्स में कैसा होता है, बाय और अगेंस्ट अ फोर्स होता है। पोटेंशियल में कैसा होता है, अगेंस्ट होता है, ठीक है। ये दो की टर्म है, समझ लो यहाँ पे। व्हाट इज गॉस लॉ एंड व्हाट इज गॉसियन सरफेस। तो देखो, गॉस लॉ तो सबसे हमारा जो है मेन है यहाँ पे, ये चीज़ समझ लो। देखो, ये वाला समझ में आना चाहिए आपको। क्या होता है, ई डॉट डी एस जो है आपका, ई यहाँ पे आपका अलग अलग टर्म है। यहाँ पे देखो, चार्ज का टर्म दिया हुआ है आपको। यहाँ पे अगेन आपको ये ईटा नॉट दे दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, क्लोज सरफेस एरिया दे दिया है। अगर आपको कैलकुलेट करना होगा ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैं बताता हूँ कैसे। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस हो गया। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ईटा नॉट। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है गॉस लॉ के लिए। देखो, अभी यहाँ पे जो सेकंड मैथमेटिकली इन्होंने बताया ये विद इन द सरफेस कैसे आप कर सकते हो। ई डॉट डी एस है हमारे पास, क्यू अपॉन ईटा नॉट है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला हो जाता है हमारा, ये एक रिप्रेजेंटेशन। हम लोग इस तरीके से इसको इक्वेट भी कर सकते हैं, ये आपको न्यूमेरिकल में जो है बहुत काम भी आएगा। आप कैसे लिख सकते हो, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू फ्लक्स लिख सकते हो डायरेक्टली, या ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ईटा नॉट। ये जो है फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगेन ये वाला जो पार्ट है ये कवर हो गया है, ठीक है। फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ईटा नॉट, और आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ई डॉट डी एस। ये क्या हो जाएगा आपका, ई डॉट डी एस हो जाएगा इक्वल्स टू फ्लक्स। तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। लॉ विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इक्विवेलेंट मेथड फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय रिलेटिंग वैल्यूज ऑफ फील्ड एट क्लोज सरफेस
देखो क्लोज सरफेस विद इन एक सरफेस एरिया के अंदर होगा एंड टोटल चार्जेस एनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो जो भी आप एरिया ले रहे हो उसी के अंदर का जो भी है आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो उसका विद इन सरफेस में जो भी टोटल चार्जेस है उसको आप कैलकुलेट करोगे। इट इज़ पावरफुल टूल विच कैन बी अप्लाइड फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सफिशिएंट सिमेट्री। नेक्स्ट है हमारा ये छोटा सा एक सम है, इसको देख लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर भी हो जाएगा। सो क्या पूछा है, यहाँ पे दो चार्ज दिया गया है, इनके मैग्नीट्यूड्स दिए गए -4 + 2q। तो गिवन डेटा आपके पास क्या क्या आ जाता है, -4q है +2q है, आर लोकेटेड पॉइंट्स 2a, 0 एंड 5a, 0 respectively. What is the electric flux due to this charge through a sphere of radius 4a with its सेंटर ऑफ द ओरिजिन। देखो ये अभी बहुत बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी जिसका लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है उसी को समझ में आएगा क्या है यहाँ पे। तो देखो पहले चार्ज समझ लो क्या क्या है, दो चार्जेस दिए गए और अभी हमको क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये फाई निकालना है हमको, ठीक है। सो ये फाई का हमने फॉर्मूला भी देखा अभी कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। E.ds निकालते हैं या तो फिर Q/η0 से निकालते हैं। तो क्या बोला इन्होंने कि जो है आपको विद इन ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a। तो अभी देखो इन्होंने सर्कल दिया है, रेडियस 4a दिया हुआ है, ठीक है। सो आपके पास गिवन वैल्यू तो है, फाई का गिवन वैल्यू क्या है आपके पास, देखो फाई का गिवन वैल्यू आपके पास चार्ज भी है और η0 भी है। सो अभी आपको फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए चार्ज कंसिडर करना है। तो आप क्या करोगे, क्या आप इन दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि दो पॉइंट दे दिया है हमें कौन सा दिया है, 2a, 0 5a, 0। सो 0 पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, ये 1 2। सो x1 कहाँ पे, आपका जो x1 है वो है 2a, 0 पे, और x2 जो है आपका वो कहाँ पर है, सो x2 का वैल्यू है 5a, 0 पे, ठीक है। ये 0 हो गया आपका। सो हमें विद इन 4 काउंट करना है यहाँ पे, तो रेडियस 4 है यहाँ पे, तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, ये वाले एरिया को। हमें +q नहीं कैलकुलेट करना है। अगर एज सच गिवन कंडीशन नहीं रहता तो हम कैलकुलेट कर सकते थे। सो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है -4q से बस, और उसके ज़्यादा आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है। सो ये आपका फ्लक्स एरिया हो जाता है इतना। अगला है राइट कॉमन स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय गॉस थ्योरम। देखो कॉमन स्टेप क्या क्या है यहाँ पे, डिस्क्राइब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता लगाना है किस में है, लीनियर सरफेस वॉल्यूम कौन सा जो है, मैटर कौन सा है यहाँ पे, वो आपको देखना है। अगला है ऑब्टेन द फ्लक्स बाय गॉस थ्योरम एंड मार्क एस इक्वेशन। तो वो ठीक है, वो बेसिक स्टेप हो गया। विजुअलाइज अ गॉसियन सरफेस एंड जस्टिफाई। हम लोग क्लोज सरफेस देखते हैं ना, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ES अननोन, ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय कैलकुलेशन यूजिंग ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सिमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस एंड मार्क। सो देखो इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अरे यही सब चीज़ है, देखो E.ds ले लो, E.ds ले लिया हमने, Q/η0 ले लिया, और इक्वल्स टू यहाँ पे फ्लक्स ले लिया। तो अगर आपको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आपके पास क्लोज सरफेस एरिया तो होगा ही, क्लोज सरफेस एरिया होगा और Q भी होगा और η0 हमारा कांस्टेंट है वो भी होगा। सो इसके मदद से आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, फाई का जो वैल्यू है वो दिया है, तो आप सिंपली वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लोज सरफेस एरिया को डिवाइड कर देना है, तो वही सारे कॉमन स्टेप यहाँ पे इन्होंने कवर किया है। दो तरीका है उससे आप निकाल सकते हो। सो ये थियरम के थ्रू जो है आप ये मेथड यूज़ करके निकाल सकते हो। अभी देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ट्रिकी होने वाला है, इसका जो है आगे का पार्ट मैं आपको बताता हूँ अभी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर। होलो स्फीयर या फिर आप जो बोलो स्फेरिकल शेल ले लो, ठीक है। 3D में इसको अज्यूम करो तो समझ में आ जाएगा। कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विथ इट सेंटर एट O। सेंटर O ले लिया, ओके सॉरी, सेंटर O ले लिया हमने। चार्ज टू अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, हमारे पास डेंसिटी आ गया। प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी आपको दे दिया है ईटा, ठीक है। सो आप इसको η0K लिख सकते हो, कुछ कांस्टेंट को जो है मल्टीप्लाई करके। टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर Q = σ 4πr²।
टोटल चार्ज आप कैसे दिया हुआ इन्होंने दिया है सिग्मा इज इक्वल्स टू 4πr²। 4πr² आपका कौन सा टर्म है, ये क्या डिपेंड करेगा, ये आपका एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ सरफेस आप ले सकते हो इसको, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा आपका सरफेस हो जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा किस पे, अगर आपका सिलेंडर है, स्फीयर है, कोन है, XYZ कुछ भी आप जो कंसिडर कर रहे हो तो ये एरिया उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो ये आपका अगेन क्या हो जाता है, एरिया इंटू आप जो डेंसिटी ले लेते हो, सो डेंसिटी इंटू एरिया आपका हो जाएगा इस केस में। बाय गॉस थियरम द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, हमारे पास फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है, फ्लक्स का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, Q/η0 दिया हुआ है या E.ds दिया हुआ है। फॉर एयर वैक्यूम K का वैल्यू 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअली Q/η है, लेकिन इन्होंने क्या कर लिया, K का वैल्यू जो है यहाँ पे 1 ले लिया इस केस में। सो मोस्टली जो केस है उसमें K का वैल्यू 1 ही आएगा, वेयर Q इज द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गया हमारा। ये सरफेस एरिया है, ये सेंटर पॉइंट है, ये P.ds है, सब अलग अलग पॉइंट आपको दिया है। ओके, सो अभी इसी को हमें समझना है यहाँ पर। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, देखो जो डायग्राम दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस स्किप करके रिवाइंड करके देखो। एट पॉइंट P एंड डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर इमेजिन अ कॉन्सेंट्रिक गॉसियन स्फीयर। आपको इमेजिन करना है ये जो पॉइंट है इनके रिस्पेक्ट में आपको गॉसियन स्फीयर को जो है ये इमेजिन करना है, यानी एक नॉर्मल स्फीयर यार, और कुछ नहीं। लेट ds बी स्मॉल एरिया अराउंड द पॉइंट P ऑफ अ गॉसियन सरफेस ड्यू टू सिमिट्री एंड स्फीयर। तो देखो ये सब आप रामायण महाभारत पढ़ लीजिए, यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल सा तात्पर्य बता देता हूँ कि आपको करना क्या है यहाँ पे। सो देखो आपका ds जो है इन्होंने नेग्लिजिबल पकड़ा है। नेग्लिजिबल क्यों, क्योंकि वो ऑलमोस्ट नियर बाय टू 0 है। सो ds इज नियर बाय टू 0 इन्होंने ले लिया आपका E.ds, हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसमें। सो कॉस थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, 0 पे होता है ना। सो आप लिख सकते हो कॉस थीटा, समझ में आया कि नहीं। देखो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, अभी तो पता चला। हाँ, सो 1 का वैल्यू है, आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा डायरेक्टली ऐसा। सो ये मिलेगा टर्म आपको E.ds। फ्लक्स डी फाई थ्रू द एरिया ds इज इक्वल्स टू E.ds हो गया। सो E.ds हमारा क्या होता है, E.ds यहाँ पे टोटल जो एरिया इनका फ्लक्स डी फाई, सो ये आपको क्या मिलेगा, ds इज इक्वल्स टू E.ds द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलते हैं, जो हमारा E.ds होता है। सो E.ds मल्टीप्लाई कर दोगे आप, E.ds से हो जाएगा ये, और E यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इंटीग्रल निकाल लिया इसका, टोटल जो इंटीग्रल है वो .ds। सो फाई का वैल्यू हमारा क्या है, ये सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 4πr²। अगर सिंप्लिसिटी में बोलूँ तो आपका ds आप जो है 4πr² से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ये E से आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला एक एग्जांपल है, समझते हैं। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो E निकालना है उसके लिए हमारे पास गिवन टर्म यहाँ पे इन्होंने 1 माइक्रोकूलम दिया है, जो कि आपका चार्ज है। अभी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में बोला एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो देखो ये हमने कन्वर्ट कर लिया माइक्रो से 10⁻⁻�6 कूलम में। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट गिवन डिस्टेंस r इज, तो गिवन डिस्टेंस r में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पे आपका। सो ये E इज इक्वल्स टू Q/4πη0r² हो जाएगा यहाँ पे, है ना। देखो ये Q/4πη0r² हो जाएगा। 4πr² आपका क्या है, 4πr² आपका ds है या एरिया है। देखो छोटा सा यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखो सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको खाली ये ना फॉर्मूला को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। अभी ये E.ds जो हमने देखा था ना, E.ds इज इक्वल्स टू क्या था, E.ds इज इक्वल्स टू Q/η0 था, बराबर। सो जो Q/η0 वाला टर्म है ना, इसको हम एज इट इज लेने देंगे। जो ds वाला एरिया है इसको हम लोग जाके मैनिपुलेट कर देंगे नीचे। सो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 4πr² से, तो वही लिखा है। इजी है, बहुत इजी है, हार्ड कुछ भी नहीं है, आपको खाली मैनिपुलेट करने आना चाहिए टाइम पे गिवन डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो अभी हम लोग वैल्यू डाल देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे भाई यहाँ पे। सो आपका वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻9 है। चार्ज का वैल्यू Q का वैल्यू है यहाँ पे। आपको सिंपल क्या करना है, R का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, जो कि आपका ये है।
ये आ गया आपका आर स्क्वायर, नीचे सब्स्टिट्यूट कर दो, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी एज इट इज़ डाल दो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर निकालना है आपको। सरफेस ऑफ द स्फीयर निकालने के लिए अगेन आप क्या करोगे, आपके पास सरफेस ऑफ द स्फीयर निकालने के लिए अभी आपके पास गिवन टर्म दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁹ है, इंटू अगर आप क्या करोगे 10 × -6 कर दोगे, माइक्रो में था ना वो, है ना, वैल्यू आपको 1 माइक्रो कूलम दिया हुआ है। नीचे आपका क्या दिया है 4 पाई ईटा नॉट आर स्क्वायर है। सो 4 पाई ईटा नॉट आर स्क्वायर को आप लोग कैसे सब्सटीट्यूट कर लोगे अगेन। सो इसको जो है 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका जो यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे जो आपका सरफेस आपको निकालना है। सो ये आप लोग कैसे निकालोगे, 0.1 का स्क्वायर करके निकालोगे ना। यहाँ पे दिया हुआ है 0.1 मीटर, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है ना, ये ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अगला है थर्ड हमारा एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर पे हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली अगेन वही 5 सेंटीमीटर पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने कैसे ले लिया था 0.1 मीटर था, आर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर में। तो आप अगेन इसको क्या करो, ये जो है 0.05 हो जाएगा यहाँ पे इस केस में, है ना। 0.05 लेके आप सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा उसका वैल्यू भी। नॉर्मल सब्स्टिट्यूट ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगला है हमारा ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, ये तो हमने देख लिया अभी। सो सिंपली क्या करना है, फ्लक्स डी जो है थ्रू द एरिया डी एस, ई डॉट ई डी एस है, ई डी एस है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेसेस, ये ले लो 2 पाई आर एल। सो देखो डी एस का इन्होंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया 2 पाई आर एल। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है वो चेंज हो गया, बॉडी चेंज हो गया मतलब अभी ये सिलेंडर शेप में आ गया। सो क्यू ईटा नॉट इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस जो होता है, डी एस में हमने 2 पाई आर एल डाल दिया। अभी लैम्बडा का वैल्यू क्यू अपॉन एल होता है, सो सब्स्टिट्यूट कर दो ना, क्यू का वैल्यू आप लैम्बडा एल से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लैम्बडा एल से करोगे तो एल से एल कट हो जाएगा। सो ई का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ये एक फॉर्मूला बन के आ जाता है आपके सामने, ई इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई ईटा नॉट आर, याद रखना ये। ओके, आसान है, कोई नहीं है, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो अलग अलग डायग्राम के साथ है ना, अभी स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, जैसा मैंने आपको बताया। तो डीएस का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता रहता है, वो सेम नहीं रहेगा, एरिया पे डिपेंड करता है। डीएस आपका क्या होता है, जो डीएस जो वैल्यू है ना वो आपका क्या होता है, क्लोज सरफेस एरिया होता है। मानते हो या नहीं मानते हो, तो ये जो क्लोज सरफेस एरिया है आपका, ये हर केस में अलग अलग रहेगा। सर्कल के केस में अलग रहेगा आपका, स्फीयर के केस में अलग बन जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया इस पे डिपेंड करता है टोटली, तो आपका फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये ई इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई ईटा नॉट आर बन जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग क्या है टॉपिक। थोड़ा सा बोरिंग होगा आपको क्योंकि ये टॉपिक ही वैसा है, ये थोड़ा सा टॉपिक ही वैसा है, आपको फोकस करना है। आप टाइमलाइन पे देख लीजिए, मैंने जो है टाइमलाइन पे सब नंबर के साथ डाला हुआ है, आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है टॉपिक वाइज मैंने डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लो, अगर आपको जो है रिपीट हो रहा है, ऐसा लग रहा है टॉपिक आ रहा है, तो आप वो स्किप करके आप जो है दूसरा पार्ट जो है हमारे टाइमलाइन पे देख के पढ़ सकते हो। तो जो टाइम स्टैम्प दिया गया है ना उसको आप फॉलो करो, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर। देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट थिन वायर दिया है आपको 2 मीटर दिया है। इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ पॉजिटिवली चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। Calculate the charge density of the wire, electrical intensity due to wire at point 1.5 मीटर away from the center of the wire। दो कंडीशन है, पहले गिवन डेटा लिख डालो फटाफट। Q का वैल्यू लिख दिया 3 माइक्रोकूलम, कन्वर्ट कर दो 10⁻⁻6 में, लेंथ लिख दिया, R लिख दिया, सब कुछ आ गया, कुछ भी नहीं है। चार्ज डेंसिटी निकालना है। चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे, अभी हमने देखा लैम्बडा इज इक्वल्स टू Q अपॉन L होता है। मेरे पास दोनों वैल्यू है, क्या टाइम लगेगा, टाइम लगेगा नहीं लगेगा, Q अपॉन L को डाल दो ना, वैल्यू खत्म करो, 3 × 10⁻⁻6 डाल दिया, Q का वैल्यू L का। बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है, आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, लैम्बडा के टर्म्स में। चलो ठीक है, लैम्बडा के टर्म्स में मत निकालो, पूरा फॉर्मूला लिखो। चलो आ जाओ, मैं बताता हूँ आपको। E इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या फॉर्मूला दिया इन्होंने, लैम्बडा अपॉन 2 पाई ईटा नॉट आर दिया है। 2 पाई ईटा नॉट आर दिया है ना, ये कौन से केस में हमारा ये समझ लो, हमारे पास गिवन वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ ही है 2 मीटर। सो इसको लिख देंगे हम लोग Q अपॉन 2 पाई ईटा नॉट आर इंटू एल।
ठीक है। अभी आप बोलोगे कि भाई ये कैसे आ गया, यहाँ पे तो फॉर्मूला में ये दिया है, तो सिंपली सब्सटीट्यूट कर दो लैम्बडा का वैल्यू क्यू अपॉन एल। लैम्बडा का वैल्यू क्या लिया मैंने, क्यू अपॉन एल ले लिया है। यहाँ पे देखो रिलेट करो, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ। क्यू का वैल्यू डाल दोगे आप, ठीक है। लैम्बडा का वैल्यू, क्यू का वैल्यू अगर आप डालते हो तो 9 इंटू 10⁻9 डालना पड़ेगा आपको। अभी ये जो भी वैल्यू दिया है उसको सब्सटीट्यूट कर दो। 1 इंटू 10⁻−9 से -6 से करोगे ना, तो इसको ऐसे लिखो, देखो 1 इंटू 9 इंटू 10⁻9 लिख दिया और इंटू 1 इंटू 10⁻−6 लिख दिया। ये क्यू का वैल्यू आ गया। अभी आपको क्या करना है, सिंपली 2 पाई ईटा नॉट आर का वैल्यू डाल दो और एल का वैल्यू डाल दो। एल का वैल्यू जो दिया है वो आप डालोगे, आर का वैल्यू जो गिवन डेटा है हम वही डालेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास क्या है, गिवन डेटा में 1.5 दिया हुआ है एज आर, ये 1.5 दिया है, ठीक है। और लेंथ दिया है 2, तो ये लेंथ का वैल्यू आप 2 डाल सकते हो और ये आर का वैल्यू 1.5 डाल सकते हो। बाकी का वैल्यू डाल के आप सॉल्व कर दो। ईटा नॉट आपका जो है कांस्टेंट आपको डालना है। कांस्टेंट आप क्या डालोगे, 8.85 इंटू 10⁻12। सो ये समझ लो, ठीक है। यहाँ पे मैं 10⁻12 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वैसे भी आप सॉल्व करते हो तो भी चलेगा, या आप डायरेक्टली जो है इस तरीके से भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। आपके पास दोनों मेथड है, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा बहुत आपको जो है लॉगरिथम यूज़ करना पड़ेगा। लॉग बुक यूज़ करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा आपको। तो आ जाओ यहाँ पे, अभी देखेंगे चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट ये वाला भी जो है आपका गॉसियन सरफेस के रिलेटेड होता है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। देखो ये प्लेन शीट कुछ इस तरीके से आपको 3D में दिखाया है, चलेगा। तो ठीक है, देखो, और ये है यहाँ पे जो है एक इस तरीके से सिलेंड्रिकल रॉड आप बोल सकते हो। गॉसियन सरफेस किसको बताया इन्होंने ये वाला जो पार्ट है ना, पाइप के अंदर वाला जो पार्ट है, यही गॉसियन सरफेस हो गया आपका, DS जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ये आपका जो है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी हो गया। ये इन्होंने पॉइंट P ले लिया यहाँ से और P डैश ले लिया एक समझने के लिए। सो द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज गिवन बाय, ये हमारे पास मेथड है P डैश और P, टोटल फ्लक्स निकालना है ना। तो सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 0 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, सो A प्लस EA इज इक्वल्स टू 2EA हो जाएगा यहाँ पे। द सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्या होता है, ये होता है हमारा Q अपॉन L, या यहाँ पे Q अपॉन A दिया हुआ है, डिपेंड्स। अरे अलग अलग केस में डिपेंड करेगा आपका। सॉरी, लैम्बडा इक्वल्स टू आपका जो होता है वो Q अपॉन L होता है, माय मिस्टेक। सो Q अपॉन L है, ये आपका एरिया है। तो दोनों अलग अलग होता है। R स्क्वायर का जब भी टर्म यूज़ होगा आप सिग्मा यूज़ करोगे, और सिर्फ R यूनिट यूज़ होगा तो भी आप लैम्बडा यूज़ करोगे, क्योंकि इसका जो ऐसा यूनिट है ये मीटर के तौर पे चलेगा, और ये वाला जो है आपका मीटर स्क्वायर के, दोनों भी माइनस पे, मीटर इनवर्स, और ये जो है आपका जो है मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो आप, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A को। सो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा A मिल जाएगा आपको। सो सिग्मा A, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या है हमारा, फ्लक्स का जो है वो फ्लक्स का क्या आता है, Q अपॉन ईटा नॉट। तो Q का वैल्यू आप क्या डाल दोगे, Q को सब्स्टिट्यूट कर दोगे सिग्मा A से, तो ये आपको वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। फ्लक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन ईटा नॉट, ठीक है। सो अभी यहाँ से इक्वेट कर दो, आपको मिल जाएगा E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू आता है सिग्मा अपॉन 2 ईटा नॉट, आपका E का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। ये 2 तो डिपेंड करेगा आपके एरिया के ऊपर, लेकिन आपको ये चीज़ समझ लेना है, आपके पास वेरिएबल्स कौन से रहेंगे। E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ईटा नॉट, ये आ गया समझने। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू E डॉट ईटा नॉट भी लिख सकते हो आप। तो ये सब चीज़ें आपको समझने जैसी है। सारा बेसिक कवर हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत बोर भी होगा, लेकिन ध्यान दो, अभी कोई ऑप्शन नहीं, आपको ध्यान देके सब सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एकदम आँख बंद करके जो है आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हो। तो आ जाओ फटाफट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखो अभी ये सब चीज़ तो कॉमन है यहाँ पे, ये वाला तो मैंने बहुत बार समझाया हुआ है मेरे वीडियोज़ में। जो है इस तरीके से लाइन ले लिया हमने, ओरिजिन ले लिया, यहाँ पे जो O है आपका, प्लस Q इस बाजू है एक्सट्रीम लेफ्ट में, यहाँ पे आपने यहाँ पे ये पॉइंट पे ले लिया, O के पॉइंट पे प्लस Q ले लिया, स्मॉल चार्ज प्लस Q नॉट ले लिया, A के पॉइंट पे ले लिया, ये आपने ब्रॉड फ्रॉम पॉइंट A टू B, क्या हो रहा है, फ्रॉम पॉइंट A टू B। सो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्टिव डिस्टेंस ले लिया इन्होंने अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। फोर्स आपका कैसा है, रिपल्सिव होगा इस केस में। सो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F ही इन डिस्प्लेसिंग द
charge q naught through a small displacement dr appears as an increase in the potential energy of the system. So जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है आपका जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ ई आप बोल सकते हो इसको, जो है यहाँ पे दिया हुआ है. डॉट क्या होगा आपका, डॉट डी आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर का वैल्यू मैटर करेगा, क्योंकि जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे. नेगेटिव साइन अपीयर्स बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट डी आर इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि रिपल्स हो रहा है यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट है. ठीक है. सो फॉर द डिस्प्लेसमेंट देखो, फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए टू फाइनल पोजीशन बी, ये इनिशियल पोजीशन आपका ए है और फाइनली बी है, यानी यहाँ से होके यहाँ तक आना है. द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल यू कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग डी यू. इंटीग्रेट करना है आपको, क्योंकि चेंज इन एनर्जी होगा ना यहाँ पे, आपको क्या निकालना है, टोटल, आपको टोटल एनर्जी निकालना है ना इस केस में, पोटेंशियल एनर्जी. सो देखो ये इन्होंने ये F1 से F2 R1 से R2 ये जो है ये कंटेंट लिखा है यहाँ पे, यानी जो डिस्टेंस R1 है, पॉइंट R1 है, ये जो रेडियस आपका दिया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ये R1 है, टोटल R1 से अभी ये जो है टोटल पार्ट यहाँ पे R2 है. सो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा R1 टू R2 और माइनस एफ ई डॉट डी आर. ठीक है. सो अभी देखते हैं हम लोग यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अभी यूनिट्स निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का. ऐसा यूनिट जो है वो जूल है अगेन. सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻11 हो जाता है हमारा. सो ये वाला पार्ट है, ये अलग अलग पार्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है. ये आप देख लीजिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है आपको अलग अलग यूनिट में. सो अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -19 का क्या हो जाएगा, -19 का हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन 16 हो जाएगा, क्योंकि 3 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अभी ये माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20 21 22, यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो गया. अभी हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल देखेंगे. सो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल हम लोग को क्या समझना है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर. तो दो चार्ज लिया इन्होंने, दो चार्ज लिया, उसके बीच में जो है एक रेडियस है या डिस्टेंस है, ऐसा कुछ समझ लो आप. और उसके बाद आपके पास क्या क्या वैल्यू बच जाता है, उसके बाद आपके पास बच जाता है Q1 Q2 अपॉन R. तो आपको समझ में आ गया हमारा ये जो कांस्टेंट है, ये वाला जो कांस्टेंट है 4π∗0r. सो Q1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना हम लोग कि Q, देखो दो वे लिखने का आप, तो या इस तरीके से लिख सकते हो Q1 एक हो गया अपॉन 4π∗0r इंटू Q2 और वाइस वर्सा, इस तरीके से लिख सकते हो. अब इसका क्या मतलब हो गया, ये जो है विद इन सरफेस होगा और ये जो है थोड़ा अलग होगा, मतलब डिस्टेंस होगा उनके बीच में जो है वो डिस्टेंस होगा. तो या तो ऐसे लिख सकते हो ये वाले टर्म में, या ये वाले टर्म में लिख सकते हो. अभी देखो यहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस जो टॉपिक में दम कुछ भी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है. अभी बताता हूँ कैसे. ये जो है बहुत नामचीन प्रश्न है, आपको आता ही आता है, ये छोटा छोटा मार्क्स से ले या कहाँ पे भी आपको सब क्वेश्चन में कहाँ पे भी पूछा जाएगा एग्जाम में. सो है इंपॉर्टेंट, आपको खाली इसका मतलब समझ लेना है. अभी लेमन लैंग्वेज में आपको बताओ ज़ीरो पोटेंशियल क्या होता है. तो आप जो है अर्थिंग वर्ड समझते हो ना, अर्थिंग वर्ड. सो जो ग्राउंड में होता है ना, जो हमारा ग्राउंड सरफेस जो होता है, सो ये जो ग्राउंड सरफेस है उसमें आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, उसका वैल्यू ज़ीरो होता है. क्योंकि आप जब भी अर्थिंग करते हो ग्राउंड से, जब भी आप वायर को जो है अर्थिंग करते हो, सो ग्राउंड में जो है वो ज़ीरो हो जाता है बिल्कुल भी. सो आप अगर ज़मीन पे खड़े हो तो कभी आपको करंट लगता है, नहीं लगता है. अगर आप वायर को जो है इलेक्ट्रिक वायर को ज़मीन पे भी डाल दोगे और आप ज़मीन पे खड़े हो तो आपको करंट जो है वो नहीं लगेगा, यहाँ पे जो है आपको करंट नहीं लगेगा. लेकिन अगर आप जो वायर जो है डायरेक्ट पाव पे आपने डाल दिया तो करंट लगेगा. तो ग्राउंडिंग पे जो भी है पोटेंशियल आपका ज़ीरो हो जाता है. सो बस यही है. अभी क्या लिखा है वो देख लेते थे. नेचुरल ऑफ पोटेंशियल इज सच दैट इट्स ज़ीरो पॉइंट इज आर्बिट्ररी. This does not mean that the choice of 0 point is insignificant. Once the 0 point of the potential is set, then every potential is measured with respect to that reference. देखो ये चीज़ आप समझ सकते हो आपके प्रैक्टिकल में भी, अगर आपका प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे. सो अगर आपको अलग अलग पॉइंट पे अगर पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो चेक करना होता है तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक आर्बिट्ररी पॉइंट सेट करते हैं. आर्बिट्ररी पॉइंट पे वो क्या होता है, पर्टिकुलर पोटेंशियल का लेवल जो है वो ज़ीरो हो जाता है.
So the zero potential is set conveniently. In case of point charge or localized collection of charges, the zero point is set as infinity. तो जो जीरो पॉइंट है वो कहाँ पे सेट होता है, इन्फिनिटी पे सेट होता है. फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स द अर्थ इज, क्या लिखा है, यूजुअली टेकन टू बी एट जीरो पोटेंशियल. दस द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए. सो वर्क डन क्या होता है आपका, जो अगर आप पॉइंट यहाँ पे इन्होंने रखा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है. सो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, फ्रॉम इन्फिनिटी, ये पॉइंट जो है इन्फिनिटी है यहाँ पे दिया हुआ है, टू पॉइंट ए. यहाँ पे सपोज कीजिए, इमेजिन करिए कि एक पॉइंट ए इन्होंने लेके रखा है. सो ये सब जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल है. फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट द अर्थ इज यूजुअली टेकन, देखो अर्थ का वैल्यू इन्होंने दिया ना जो मैंने आपको बताया, अर्थ इज यूजुअली टेकन टू बी एट जीरो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए. दस द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए. सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको ये बाउंसर नहीं गया होगा, समझ में आया होगा, ऐसा मैं जो है विश करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से. अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता दो, तो मुझे समझ में आएगा कौन सा टॉपिक कवर करना है, कौन सा बाकी है, जो भी है आप मुझे नीचे बताओ. और आप आपके फ्रेंड्स के साथ जो है इस चीज़ को शेयर करो. शेयर करना इम्पॉर्टेंट है, आप लोग शेयर नहीं करते. ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो. खुद सब्सक्राइब करो, आके देख के जाते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते. सब्सक्राइब करो, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा ज़रूर. ये तो ऊपर वाला ही जानता है कौन सब्सक्राइब कर रहा है, लेकिन मेरा हार्ड एफर्ट्स है आपको समझाने के लिए. जो मेरी मंशा है वो बहुत ही नेक है. सो प्लीज़ आप जो है सीखो और दूसरे को भी सिखाओ और मेरी भी मदद करो बाय सब्सक्राइबिंग मी. ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.